Hello and welcome to JK Civil Services. If you like this video, press the like button, hit the bell icon and subscribe to our channel. To get the notes of our lectures, join our Telegram. Find the link in the description below. Download our app, get the test series and paid courses. Let's start today's lecture. Today is the third lecture of the lecture series Physical Divisions of India. Earlier we have learnt about Himalayas and today the lecture is about northern plains of India. हमने इससे पहले we have gone through the overview of the northern plains in general, but we haven't gone through the details of the northern plains of India. तो ये वाला this lecture will include the fine details of northern plains of India. Let's get started. For reference, I have referred NCERT 6th, 9th and 11th class. Okay. आप ये वीडियो देखेंगे देन प्लीज़ आप एक बार स्टडी भी कर लीजिए अपने नोट्स को या लेक्चर के जो हम पीडीएफ्स देते हैं उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है. ओके. ये रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार आप फैक्ट्स को अच्छे से मेमोराइज भी कर पाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स के कंटेंट्स हम देखेंगे. फॉर्मेशन, इसका फॉर्म कैसे हुआ है, उसका लोकेशन क्या है, डिविजन्स क्या है और उसके फैक्ट्स, व्हाट सम फैक्ट्स अबाउट इट. ओके. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्चुअली हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था. वो जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा गए थे उसकी वजह से क्या बन गए थे, हिमालयाज. ठीक है. तो यहाँ पर जो हिमालयाज के फुट्स यहाँ पे नीचे डिप्रेशन जैसा आपको दिख रहा है, ये बन गए हैं. ठीक है. अब इसको कौन फिल करेगा, ये फिल किए गए हैं जो रिवर्स आए हैं, हिमालय की जो रिवर्स है, हिमालय से जो रिवर्स आते हैं, 3 मेजर रिवर्स, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज. जब वो हिमालय से नीचे रश डाउन करती है तो आते आते वो अपने साथ सेडिमेंट्स, रॉक्स, पेबल्स वगैरह वो सब कुछ ले आती है. क्योंकि वो स्पीड में आ रही होती है तो वो नीचे की ओर जाते जाते ये सब जो उन्होंने सेडिमेंट्स साथ लिए होते हैं उसको धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाते हैं और देन वो आगे की ओर एडवांस करते हैं अपना कोर्स. ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये यही सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते गए दीज फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इट्स वेरी सिंपल. आई होप कि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट हियर इज़ रिटन इज़ when these rivers flowed through the Himalayas, they eroded rocks, transported and deposited the smaller fragments of rocks in the foothills of Himalayas. After millions of years, accumulation of sediments led to the formation of Indian northern plains. Very simple. तो illustration के लिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये वाला, यहाँ से Indus and from here Ganga and from here Brahmaputra. Okay. ये मीट करते हैं. तो ये आगे हम देखेंगे. दिस इज़, यहाँ से इंदस जा रही है, हिमालयन रिवर्स. ओके. इंदस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैं दिखा रही हूँ आपको कोर्स. इसी से क्या होता है कि हम आगे देखेंगे ये जो यहाँ से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसके जो रीजनल ये ना डिविजन्स होंगे वो हम इसी के अंडर पढ़ेंगे. वो होता है ये इंदस या पंजाब प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स एंड देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है. तो लेट्स एडवांस. अब ये माइंड मैप आप देख लीजिए एक बार. ये नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्मेशन तो हमने देख लिया, फॉर्मेशन कैसे हुआ. अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देखेंगे और उसके बाद इसमें कुछ जियो टर्म्स है, रिवरीन, आइलैंड, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, दोआब, भब्बर, तेराई, ये सब हमें पढ़ना है. ठीक है. एंड देन रीजनल डिविजन्स, देन लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स. इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे. एक तो हम देखेंगे इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड. एक तो हम देखेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसके डिविजन्स, दिस इज़ द रीजनल डिवीजन. ठीक है. तो दूसरा हम क्या देखेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसके जो डिविजन्स हैं वो है इसके लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, वो भी हम देखेंगे. ओके. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिविजन्स, वी विल गो थ्रू दीज. ओके. हम दोनों ही देखेंगे, अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे. सो यहाँ पे आपको समझ आया होगा इंदस का कोर्स, देन गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र. ठीक है. यहाँ पे ये डेल्टा दिखा रहे हैं बना. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैप है इसका, ये जो रीजनल डिविजन्स दिखा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड
थर्ड, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट इज़ द पंजाब प्लेन्स, ये वाला पोर्शन, सेकंड इज़ द गंगा प्लेन, ये वाला पोर्शन, एंड थर्ड इज़ द ब्रह्मपुत्रा, ये वाला प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो ज़्यादातर आसाम में पड़ रहा है। So, northern plains are also known as Great Plains or Indo-Gangetic Plains. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंसली फार्म्ड एरियाज़। ये इंटेंसली फार्म्ड एरियाज़ क्यों हैं, इसमें इतनी ज़्यादा फार्मिंग क्यों होती है, ये बट ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पे रिवर की जो एल्यूवियल डिपोजिशन एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है, और क्योंकि इस ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस ऑटोमेटिकली है। तो ये बहुत इंटेंसली फार्म्ड एरियाज़ में से एक है, और ये इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए फीजिबल लैंड है, और ये जो है फर्टाइल एरिया है, तो ओबियसली लोग भी वहाँ पे ज़्यादा बसना चाहेंगे। तो पहले वाले पे आते हैं, ये है द फर्स्ट वन। ओके, द फर्स्ट वन इज़ पंजाब प्लेन्स या इंडस प्लेन्स। ये आप यहाँ से देख सकते हो, इंडिया की ये बॉर्डर के बाहर भी जा रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पे खाली नॉट ओनली इन दिस एरिया बट यहाँ से जो पाकिस्तान का एरिया है उसमें भी ये पड़ते हैं। ठीक है, तो द पंजाब प्लेन इज़ द लार्ज एल्यूवियल प्लेन इन ईस्टर्न पाकिस्तान, ओके, जो मैंने अभी दिखाया, एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। द प्लेन इंक्लूड्स द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड द इंडियन स्टेट। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर पंजाब का प्रोविंस, तो वहाँ से भी तो पंजाब है ना, तो पाकिस्तान के पास भी जो पंजाब प्रोविंस है वो भी इसमें पड़ता है, और यहाँ इंडिया वाला पंजाब प्रोविंस भी इसी में, पंजाब स्टेट भी इसी में पड़ती है। ठीक है, द प्लेन इज़ एक्सटेंसिवली फार्म्ड फॉर सीरियल्स एंड कॉटन। ज़्यादातर आपको तो याद ही होगा, पंजाब में ज़्यादा राइस वाइस, चावल वावल, ये तो बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो ये एक्सटेंसिवली फार्म होते हैं सीरियल्स एंड कॉटन के लिए। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। तो अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है, ये तो बता रहे हैं कि इंडस से की वजह से फॉर्म हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये दो टर्म्स हैं, the first one is the tributary and the second one is the distributary. What is the difference between the tributary? I'll tell you. ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फ़र्क है। ये जैसे सीधे चल रहा है रिवर, ओके, अभी दूसरा वाला कोई रिवर आ गया और इसने इसको कहीं दूसरी जगह से आके ज्वाइन कर लिया, ओब्लिकली ज्वाइन कर लिया, ऑब्स्क्योरली ज्वाइन कर लिया, अपोजिट में ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे भी, वेयर एवर। ओके, तो इसने इस वाली स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया, तो इसने क्या किया, दूसरी स्ट्रीम ने अपना वाटर इस स्ट्रीम को ट्रिब्यूट कर दिया, दे दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, जो अपना पानी ट्रिब्यूट करे, जो कहीं से आके मिल जाए इस रिवर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब दूसरी टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या चीज़ है, यही मान के चलते, यही रिवर चल रहा है, ठीक है, अपने कोर्स में चल रहा है, तो चलते चलते क्या हो रहा है कि ये कहीं पे स्प्लिट हो रहा है, जैसे कि जब इसको ड्रेन करना होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, जहाँ पर भी ड्रेन इसको करना हो, तो बहुत प्लेन एरिया आ जाता है पहले, वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो रिवर है ये मस्त मौला सा चलता रहता है, तो इसका पानी जो है छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, टिल की मतलब ऑन द माउथ साइड, जहाँ पे फिर इसका पानी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जहाँ पर रिवर अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट करे इनटू स्मॉलर स्ट्रीम्स, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो लैंड फॉर्म ऑफ एल्यूवियम बिटवीन, अच्छा ये एक टर्म है दोआब। दोआब इज़ अ टर्म कि ये वो लैंड होती है जो दो रिवर्स के बीच में बन गई होती है, जो दो रिवर्स के बीच में होती है। ये देखो जैसे पंजाब में है ना, पंजाब में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इंडस मान की चलो एक ट्रिब्यूटरी है, फिर दूसरी ट्रिब्यूटरी आ गई, झेलम आ गई, चिनाब आ गई, तो ये जो है ना ये जो दो रिवर्स के बीच वाली लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं दोआब।
ठीक है, ये वाली लैंड जो इन रिवर्स के बीच में, जो दो रिवर्स के बीच वाली लैंड पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, कौन सी लैंड? जो दो रिवर्स के बीच में लैंड पड़े उसको बोलते हैं दोआब, क्योंकि वो फॉर्म ही हुई होती है बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल डिपोजिशन ऑफ दीज रिवर्स। तो दो आब यानी कि टू वाटर्स, आपको ऐसे याद रहेगा, दो आब, टू वाटर्स, दो रिवर्स के बीच की लैंड, उसको हम दोआब बोलते हैं। ओके, पंजाब नाम भी आपको याद, पंज इज़ 5 एंड आब इज़ वाटर रिवर्स, यानी कि 5 रिवर्स बहते हैं वहाँ से पंजाब से। ओके, सो आपको ऐसे याद रहेगा ये दोआब। देन इज़ द गंगा प्लेन्स। ठीक है, गंगा प्लेन्स इज़ कौन सा वाला? द सेकेंड वन इज़ द गंगा प्लेन्स। ओके, कहाँ से? घाघरा से हिमाचल या कैचमेंट ऑफ यमुना बोल लीजिए, टू तीस्ता, ये वाला जो भी पोर्शन पड़ रहा है ये गंगा प्लेन्स है। ठीक है, दीज आर द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स extend between the river Ghaggar and Teesta. गंगा प्लेन्स lie between the Yamuna catchment in the west side में, एंड कहाँ तक एक्सटेंड होती है? टू द बांग्लादेश बॉर्डर इन द ईस्ट। तो ये इसका एक्सटेंशन है। ओके, देन इसमें कौन कौन सी पड़ती है? दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल, किस में पड़ते हैं? ये गंगा प्लेन में। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स क्या है? मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ये है कि ये ज़्यादातर आसाम में ही, ये देखो यहाँ पे पड़ रहा है। ओके, ये थर्ड वाला ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में क्या है कि इट इज़ ईस्ट टू, ये तो देखी सी बात है, बिल्कुल दिख रहा है, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, यानी कि गंगा प्लेन्स के ख़त्म होते ही फिर उसके ईस्ट वाली डायरेक्शन में कौन सा पड़ रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन पड़ रहा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ब्रह्मपुत्र, अच्छा यहाँ पे एक टर्म है डेल्टा। डेल्टा क्या है? इज़ अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट दैट इज कैरीड बाय रिवर एज द फ्लो लीव्स इट्स माउथ एंड एंटर्स स्लोअर मूविंग और स्टैग्नेंट वाटर। अच्छा, ये जो होता है ना, जो ही देखो रिवर तो बह रहा है, अब ये जाएगा कहाँ? ये फाइनली जाता है एक ओबियसली लार्जर वाटर बॉडी में, इसका पानी ड्रेन हो जाता है इन द लार्जर वाटर बॉडी, दैट कुड बी स्लोअर मूविंग और स्टैग्नेंट, चाहे जो जैसी भी वाटर बॉडी हो बड़ी, तो उसमें इसका पानी फिर ड्रेन हो जाता है। जहाँ पर इज़ अ लैंडफॉर्म क्रिएट बाय, ये जो जहाँ पर ये अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूटरीज, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन रही हैं, तो ये माउथ है जहाँ पर इसका पानी फाइनली मीट करता है इन द लार्जर वाटर बॉडी। ये वाला जो लैंडफॉर्म यहाँ पे बना है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जिनको हम बोलते हैं सुंदरबंस। ये तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैंग्रोव स्वैम्प्स हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इसमें आते हैं। और दूसरा ये है कि इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, सॉरी, ठीक है, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही बड़ा डेल्टा है। देन ये तो हो गया रीजनल डिविजन्स में हमने क्या क्या पढ़ा? पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, सो हमने पढ़ा यहाँ पे ये वाला, ये पंजाब, फिर उसके बाद गंगा प्लेन्स एंड देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ओके, अभी हमें क्या पढ़ना है? लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। रीजनल डिविजन्स हो गया। रीजनल डिविजन्स कहाँ से कहाँ तक थे? फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। हमने वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो डिविजन्स देखे वो रीजनल डिविजन्स में आए। अब हमें देखना है लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स कैसे होते हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हम देखेंगे ये जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसके जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन से। उसमें आता है भाबर, तराई, और फिर आते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट्स, और उन एल्यूवियल डिपॉजिट्स के अंडर आता है भंगर एंड खदर। ठीक है, ये हम देखते हैं ऐसे। ये देखो आप यहाँ पे पहले हिमालयज़ आए। ठीक है, हिमालयज़ तो हमने देखा फॉर्म कैसे हुए। उसके बाद
अब हिमालय सिंस स्नो क्लैडेड है तो इसमें ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर से आता है पानी, और ये स्टीप है, स्टीप स्लोप, तो पानी जाता है नीचे। ठीक है, पानी जब नीचे जाता है ये फुल स्पीड में नीचे जाता है। जो ये स्पीड में नीचे जाता है पानी, तो ये अपने साथ जो वहाँ पर लूज रॉक्स होती है, सैंड, मड, पेबल्स, जो भी मटेरियल वहाँ पे होता है हिमालयास में, ये उसको अपने साथ नीचे ले आता है। कैसे? क्योंकि इसकी ये जो स्लोप की वजह से, आपने पढ़ा ही होगा, ये काइनेटिक एनर्जी में देखते हैं वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सिंस के यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, पानी बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे आ रहा है, मोशन की वजह से जो एनर्जी इसको मिल रही है उसकी वजह से ये बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स वगैरह अपने साथ नीचे ला रहा है। तो अब ये वंस इसने अब नीचे तो लाए ये, लेकिन नीचे आते आते इसका स्पीड कम हो गया। जो ही स्पीड कम होने लग गया तो ये बड़े बड़े पत्थर और ये जो रॉक्स या पेबल्स या कुछ भारी भारी सेडिमेंट्स जो इसके साथ थे, ये इनको अब आगे कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो गई। तो अब ये सेडिमेंट्स जाएंगे कहाँ? ये फुट हिल्स के पास डिपॉजिट हो जाते हैं। ये फुट हिल्स के पास ये रॉक्स, पेबल्स वगैरह जो हेवी हेवी चीज़ें होती है वो डिपॉजिट हो जाती हैं। कहाँ पे? फुट हिल्स के पास। तो और वाटर आगे को निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो फुट हिल्स के पास ने बड़े बड़े से पत्थर, पेबल्स वगैरह सारा इसमें डिपॉजिट कर दिया। इस वाली जगह को जहाँ पे ये वाली जो सेडिमेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं भाबर। ठीक है, भाबर। तो ये कहाँ पे आती है? ये पहाड़ों से होते हुए पानी जो आता है नीचे फुट हिल्स पे ये डिपॉजिट करता है रॉक्स और पेबल्स को, उनको हम बोलते हैं हेवी मटेरियल को, उसको भाबर बोलते हैं। ये बहुत पोरस होता है। ठीक है, इसके बीच बीच में जगह रह जाती है। सीधी सी बात है, 5-6 रॉक्स रख लो तो उसके बीच बीच में से जगह होगी, पोरस होगा, पानी उसके बीच में से निकल जाता है। उसके बाद आता है कौन सा रीजन? तराई रीजन। ठीक है, तराई वाली रीजन ये है। यहाँ पे क्या होता है? पानी चल रहा है, आगे की ओर खिसक रहा है। अभी इसने हेवी मटेरियल रॉक्स वॉक्स तो पीछे छोड़ दी, अब इसके पास छोटी छोटी पत्थरियाँ, कुछ बाकी मड, सिल्ट, बाकी जो भी है वो लेकर आगे चल रहा है। जो ही ये यहाँ पे पहुँचता है तो ये क्या होता है? अपनी मस्तमौला टाइप कोर्स बनाता है, थोड़ा सा फैल फैल के चल रहा है। स्पीड कम है तो दाएं बाएं से होते हुए पानी निकल रहा है। अब जब ये दाएं बाएं से होते हुए निकल रहा है तो जो ये लैंड है ना, तो सीधी सी बात है ये वेट हो गई, इसने एब्जॉर्ब कर लिया पानी, ये स्वैम्पी बन जाती है, मार्शी। ठीक है, ये मार्शी, वो मड जैसी, इसमें जैसे वो मडी सा होता है ना, कोई कहीं पे जब आप ज़्यादा पानी डाल लो किसी ज़मीन पे, चिकनी सी, वो स्वैम्पी सी हो जाती है। तो ये वही पोर्शन है जहाँ पे पानी वापस फैल फैल के चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद ये आगे को निकल लेता है। तराई में क्या होता है? अब इसने तर का मतलब होता है ना वेट, तर, तो पानी ये तर है, यानी कि ये वेट वाली लैंड है, ये हमेशा वहाँ पे मड्डी सी, गीली, मार्शी सी रहती है। और सिंस ये मार्शी है तो पानी, सनलाइट वगैरह इसमें, इसके लिए जो स्वीटेबल कंडीशंस हैं वेजिटेशन के लिए इसमें बराबर हो रहे हैं, तो ये बहुत एप्ट हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन, अच्छी खासी देखने को मिलती है। तराई के बाद क्या होता है? तराई के बाद अब आगे को निकल रहा है पानी, तो ठीक है, इसमें अब जो भी बाकी, ये देखो, भंगर और खदर, ठीक है, ये अब यहाँ से री इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है रिवर। तो चलते चलते ये चल रहा, अपना कोर्स ले रहा है। यहाँ पे जो डिपॉजिशन हुई है ये भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, और आगे जो डिपॉजिट्स होंगे वो भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स है। यहाँ पे भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, और ये जो आपको येलो सा नज़र आ रहा है ये भी एल्यूवियल डिपॉजिट्स है। अब फ़र्क क्या है इसमें? नाम अलग अलग क्यों रखे अगर दोनों ही एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं? भंगर जो होती है, ऐसे याद रख लो, भंगार, भंगार मतलब कुछ पुरानी चीज़ों में बेचते हैं ना, भंगार में बेच देते हैं पुरानी चीज़ें, ऐसे याद रहेगा आपको। भंगार होती है ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट्स।
ये बहुत पुरानी एल्यूवियल डिपॉजिट्स होती है। फिर जो खदर होती है, खदर बिल्कुल नई फ्रेश नेवर एल्यूवियल डिपॉजिट्स होती है। तो सीधी सी बात है, ये अगर न्यूअर एल्यूवियल डिपॉजिट्स है तो ये ज़्यादा फर्टाइल होगी एज कंपेयर टू भंगर। सो खदर इज़ मोर फर्टाइल दैन भंगर। बोथ आर अदरवाइज एल्यूवियल डिपॉजिट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। From Himalayas, water comes down to Bhabar. Bhabar is the porous section. ये जो porous region है जहाँ पे where the rocks and the pebbles get deposited. Then the stream disappears here and it starts re-emerging at a portion which is known as Tarai. Tarai means tar and tar is the wet marshy region. Then the river advances and the alluvial deposits, the alluvial is deposited, fine. Bhangar and Khadar are the names given to these deposits. Bhangar is the older deposition of the river and Khadar is the newer deposit, alluvial deposit. Okay, I hope this is very clear and I am being very concisely, I am keeping it very comprehensive. आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो लेट्स गो थ्रू दीज। भाबर सॉइल, पहले क्या मैंने बोला था, क्या होती है इसमें? दिस इज़ वेरी पोरस। अभी हमने जाना ये पोरस है क्योंकि वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक पत्थर है, दूसरा पत्थर यहाँ से है, पत्थर यहाँ, तो बीच में जो ये होल्स जैसे रह गए, दिस कॉजेज द पोरोसिटी ऑफ दिस रीजन। इसकी वजह से क्या होता है, पोरस हो जाते हैं ये। It is about 8 to 16 kilometers wide along the foothills of Shivalik. Shivaliks कौन से है? The first one is Himadri, then is the Middle Himalayas and then the Shivaliks. Okay. तो it is 8 to 16 kilometers wide. ये इसके facts हैं. Then Bhabar shows a remarkable continuity from Indus to Teesta, and porosity is a unique feature ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पेबल्स एंड रॉक्स। पोरोसिटी इसका एक यूनिक फीचर है क्योंकि भबर में ही आपको पोरोसिटी मिलेगी, तराई, भंगर, खदर इनमें नहीं मिलेगी, आपको किस में मिलेगी? ये भबर में। दिस इज़ वाई कि हमें लगता है कि स्ट्रीम वहाँ पे डिसअपेयर हो गई, बट ऑल्दो पानी जाएगा कहाँ, वो डिसअपेयर तो होगा नहीं, पानी तो है, एग्जिस्ट तो कर रहा है क्योंकि पानी नीचे आया हुआ है। क्या होता है, ये पोरस है, इसके पोर्स में से होते हुए और नीचे से होते हुए पानी निकल जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो स्ट्रीम जा रही है लेकिन ये इसके बाद डिसअपेयर हो गई। डिसअपेयर होती नहीं है, बस फिजिकली हमें ये नज़र नहीं आती, नीचे से निकल जाती है, पोर्स में से होके निकल जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे द स्ट्रीम विच हैज़ कम डाउन डिसअपेयर्स और आई, वरना वो डिसअपेयर नहीं करती है, वो एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन ये नीचे से पोर्स में से होते हुए निकल जाती है। किस रीजन में? भाबर रीजन में। ठीक है, तो दिस इज द पोर्शन जहाँ पे वी से द स्ट्रीम डिसअपेयर्स। एंड सीधी सी ये बात है बिल्कुल, इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्डर्स, रॉक्स है और ये कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सही सुइटेबल नहीं है। ऑल्दो कि बड़े बड़े ट्रीज़ आप देख सकते हो, बिग ट्रीज़ वहाँ पे उगते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े ट्रीज़ का क्या होता है, इनकी जो होते हैं ये रूट्स बहुत डीप होते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली सॉइल को नीचे से होल्ड कर पाते हैं और ये वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, बड़े वाले ट्रीज़। जबकि इसमें कल्टीवेशन या छोटी छोटी क्रॉप्स इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगी, सो इट्स नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। देन इज़ द तराई रीजन। ओके, तराई रीजन, व्हाट आई सेड, इट इज़ अ मार्शी डैम्प रीजन और इट इज़ थिकली फॉरेस्टेड, और लेकिन ये नैरो ट्रैक होता है। साउथ ऑफ भाबर ये पड़ती है, पहले भाबर आती है एंड टूवर्ड्स इट्स साउथ, यानी कि इसके नीचे आती है, फिर इसके बाद आती है तराई। तराई मैंने आपको बोला इट्स मार्शी प्लेस बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो री इमर्ज होना स्टार्ट होती हैं। ये वाली जो स्ट्रीम यहाँ से आई थी ये वापस री इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये अपने कोर्स को लेती है, दाएं बाएं से डिस्ट्रीब्यूट होके चलते रहती है इसमें से। ओके, सो द स्ट्रीम री इमर्ज इन तराई रीजन, disappears in Bhabar and re-emerges in Tarai. Okay.
तराई में क्या मैंने बोला, और तराई इज़ अ बेल्ट जहाँ पे क्या है, इट इज़ मार्शी एंड इट इज़, ये कि क्या है कि ये वो मड जैसी होती है ना, वो बिल्कुल मार्शी सी। तो इसमें पानी भी है, इसमें फर्टाइल सॉइल भी है, क्योंकि इसमें एल्यूवियल डिपॉजिट्स भी होते हैं, थोड़े बहुत तो होते ही रहते हैं ना, जो जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती रहती है वो डिपॉजिट करती रहती है। तो क्या होता है कि ये जो तराई रीजन होता है ये बहुत सुइटेबल होता है किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। तो इसमें थिकली फॉरेस्ट्स आपको मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट्स मिलेंगे। और तराई रीजन ऑलमोस्ट 15 to 30 किलोमीटर्स वाइड भी हो सकती हैं, और इसमें क्या है, रिच इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, लेस, दिस इज जस्ट डेफिशिएंट इन फॉस्फेट वगैरह। ये इसके कुछ फैक्ट्स है, यू शुड स्टडी इट वंस यू गेट द नोट्स। एंड तराई में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बोला, द स्ट्रीम री इमर्ज, स्ट्रीम वहाँ पे री इमर्ज हो जाती है। यहाँ पे द अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ द भाबर बेल्ट री इमर्ज इन तराई रीजन। ओके, मोस्ट ऑफ द तराई लैंड इज इन पंजाब, यूपी, उत्तराखंड। इसको किस में टर्न किया गया है, इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, बिकॉज इट इज़ सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स भी दिखाई हुई है, शुगर केन, राइस, व्हीट। देन इज द भंगर एंड खदर। मैंने आपको बोला ये दोनों ही एल्यूवियल डिपॉजिट्स है, भंगर भी और खदर भी। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, भंगर वाला जो रीजन है दैट इज़ ओल्डर एल्यूवियम, ठीक है, तो ये ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट्स है, जबकि खदर वाला जो है दैट इज़ न्यूअर एल्यूवियम। So since it's the older alluvium, it is lesser fertile than खदर region. खदर region से ये कम fertile होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या रहा है, contains calcium carbonate, ये देखिए, भंगर contains concretions of nodules of impure calcium carbonate known as कंकर, ठीक है। तो भंगर आपको पता होगा सीमेंट का भी ब्रांड है ये। इट कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड बरिंग, ये आप इसमें पढ़ लेना जब आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें ये फैक्ट्स दिए हुए हैं जो मुझे आपको समझाना था। ये जो आपको इससे पहले भी मैंने बोला, दोआब, गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के बीच में भी ये सपरलडी जाती है, इसके साथ मिल जाती है फिर यमुना, तो इसके बीच में भी जो लैंड है उसको क्या बोलेंगे, दोआब। ओके, खदर मैंने आपको बोला, खदर इज़ द न्यूअर एल्यूवियम एंड इट इज़ मोस्ट फर्टाइल। ओके, तो हर साल तो ये होता है प्रोसेस कि पानी नीचे आता है, ग्लेशियर्स के ऊपर और स्नो गिरती है, फिर वो मेल्ट हो जाता है, पानी नीचे आता है, और इसी तरह से आगे चल के वो अपना ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट तो हो ही जाते हैं, हर साल नया नया एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, खदर बोलते हैं उसको हम। और ज़्यादातर पंजाब में खदर रिच फ्लड प्लेन्स, हाँ, ये जो पंजाब में खदर रिच फ्लड प्लेन्स जो है उनको लोकली बोलते हैं बेटलैंड्स, बेट्स। और ये रिवर्स इन पंजाब हरियाणा प्लेन्स हैव ब्रॉड फ्लड प्लेन्स ऑफ खदर, जिसको लोकली वो क्या बोलते हैं, धयाज, ठीक है, धयाज। ये टर्म आपको याद रखनी है। फाइनली आप इसमें एक नॉलेज चेक देंगे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप करती हूँ। हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा, हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ी, उसके बाद रीजनल डिविजन्स में हमने पढ़ा पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा, ये डिविजन्स थे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, देन हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसमें पहले आते हैं भाबर, देन तराई, देन भंगर एंड देन खदर। ओके, अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स थी, मैंने आपको बोला ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जब कोई रिवर अपना पानी दूसरे रिवर को ट्रिब्यूट करे, उसके साथ मिल जाए, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी होता है जब एक रिवर अपने पानी को डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, तब हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। दोआब होता है वो वाली ज़मीन जो दो रिवर्स के बीच में हो, दोआब उसको हम बोलते हैं।
भब्बर, तराई, खदर और बंगर मैंने बोला। अब इसमें एक टर्म है रिवरीन आइलैंड। रिवरीन आइलैंड क्या होता है? रिवर जो होता है जैसे ब्रह्मपुत्र है, इसके बीच में क्या होता है, पानी चलते रहता है, ठीक है, बीच में कहीं पे कुछ सेडिमेंट्स हो जाते हैं, ये होते रहते हैं। तो जो ही सेडिमेंट्स यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गई बीच में चलते चलते पानी की, तो ओब्वियसली इसकी वेलोसिटी पे असर पड़ेगा। ये सामने इसको पानी को थोड़ा रोक रहा है तो इसको साइड से होके जाना पड़ रहा है, इसको साइड से होके जाना पड़ रहा है, तो और डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। तो रिवर के बीच में ये जो डिपॉजिट्स होते रहते हैं, पहले और होंगे, इसी तरह से एक आइलैंड टाइप का लैंड फॉर्म बन जाता है। कहाँ पे? रिवर के बीच में। उसको हम बोलते हैं रिवरीन आइलैंड, ठीक है। रिवरीन आइलैंड एक आइलैंड टाइप का लैंड फॉर्म है जो रिवर के बीच में बनता है। किसकी वजह से? रिवर की सेडिमेंटेशन की वजह से। सेल्फ सेडिमेंटेशन खुद यहाँ पे कभी कुछ सेडिमेंट छोटा सा सेडिमेंट रुक गया होगा, रॉक कुछ रुक गई, उसके बाद उसकी वजह से पानी को कोर्स चेंज करना पड़ा, उसकी थोड़ी वेलोसिटी पे असर पड़ा, वो थोड़ा उसका स्पीड कम हो गया, जो उसके साथ और सेडिमेंट्स थे वो भी यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग गई, तो ये ग्रो करने लगा ये लैंड फॉर्म। ये धीरे धीरे इसने आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर ली। इसको हम बोलते हैं रिवरीन आइलैंड। एक रिवरीन आइलैंड है माजुली, उसको ब्रह्मपुत्र में ये उसको कर दिया गया है डिक्लेयर एज अ डिस्ट्रिक्ट। इतना बड़ा रिवरीन आइलैंड है कि उसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर लिया गया है, माजुली। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो या मुझे कुछ और बोलना है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप अगर कहीं पे रह गया है कुछ, यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन। वैसे मुझे लगता है 30-31 मिनट का लेक्चर काफ़ी है मेन पॉइंट्स को कवर करने के लिए। वी शुड डू अ composite study along with the videos. I have given the reference of books, please go through them or take these notes on Telegram and go through the facts. Please memorize the facts और concepts को grip कीजिए। सिर्फ facts ही important नहीं है, both are important. Concepts भी अच्छे होने चाहिए आपको, then you go for the facts also. Here's the knowledge check question. Please tell me अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये नॉलेज चेक आप इसको सॉल्व कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सी यू नेक्स्ट टाइम।